क्या क्या कवर्ड, वही होता है साइट मैप। जब आपकी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के जैसे हमारा कवर पेज होता है ना बुक का, और उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंडेक्स पेज होता है, तो समझो साइट मैप आपकी वेबसाइट का इंडेक्स पेज है, जहां पे हम गूगल को ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या क्या पेजेस लाइक इंपॉर्टेंट पेजेस का लिस्ट दे देते हैं। ठीक है। अब ये साइट मैप बेसिकली कैसे हेल्प करेगा? ठीक है, तो site map is the indexing of your website, index page of your website which tells Google what are the main category pages, उसकी URL होती है उसपे। ठीक है, अब साइट मैप क्यों जरूरी है और कैसे हेल्प करता है गूगल को, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये रीजन होता है साइट मैप बनाने का कि अगर कोई वेबसाइट बहुत बड़ी है तो उसको इंडेक्सिंग करने में और रैंक करने में बहुत इजी होता है। और हु नीड्स अ वेबसाइट हु नीड्स अ साइट मैप जिसका वेबसाइट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अपन साइट मैप को समझने से पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या आपको वो मूवी याद है, 3 इडियट्स? सबने देखा होगा, करेक्ट? 3 इडियट्स में एक सीन था जिसमें रेंचो ने ग्रीन बोर्ड पे एक वर्ड लिखा था, प्री रेंचुलाइजेशन कुछ ऐसा। ठीक है, और बोला था अपने क्लासमेट्स को कि भाई तुम ना इस बुक में ये वर्ड है, इसको उस निकाल, मतलब यू जस्ट हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड यू हैव बुक इन फ्रंट ऑफ यू। सो he has given 1 minute. No one was able to find that particular word. The moral of the story, इसमें अगर हम देखें कि एक पूरी बुक में स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर हम साइट मैप के अकॉर्डिंग देखें, अगर वहां पे रेंचो ये बोल देता कि ये जो वर्ड है ना ये चैप्टर नंबर 8 पे है या पेज नंबर 34 to 38 पे है, तो प्रोबेबली कोई फाइंड कर पाता उस चीज को। ठीक है, तो साइट मैप क्या होता है? साइट मैप आपका इंडेक्स पेज है। उसमें क्या होता है कि जब आप साइट मैप सबमिट कर देते हो गूगल को, तो गूगल को बहुत आसान होता है आपके वेबसाइट के कैटेगरी पेजेस को पढ़ने का। तो आपको ये चीज याद होगी कि गूगल कैसे फंक्शन करता है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, हमने बहुत बार पढ़ा है इसको। क्रॉलिंग मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है गूगल ने फैच किया, इंडेक्स मतलब समझा और डेटाबेस पे कर लिया सेव। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचो कि गूगल के पास कितना बड़ा डेटाबेस होगा, मतलब कितने न्यूमरस पेजेस, जिलियंस में पेजेस हैं वेबसाइट्स के। मतलब एक ही वेबसाइट के अगर हम मिंत्रा और अमेजोन के ही देखें तो उन्हीं के ही मिलियंस में पेजेस होंगे, बिलियंस में पेजेस होंगे। तो गूगल का डेटाबेस कितना बड़ा होगा। जब गूगल पे एक सर्चर डाल रहा है वॉशिंग मशीन, मान के चलो, तो उस मोमेंट में गूगल के पास कितना डेटाबेस है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, कंट्री वाइज, स्पेसिफिक, क्वेरी वाइज, और बहुत ज्यादा है। तो और वो विद इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब एक सेकेंड भी नहीं लगता कि आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है वॉशिंग मशीन की। तो भाई ये कितना फास्ट है। वो फास्ट कैसे है? अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट भी रैंक हो और अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, तो जैसे रेंचो अगर वहां पे बता दे कि इस नंबर से इस नंबर पे या मेरा टेबल ऑफ कंटेंट ये है, तो गूगल का क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग फास्ट हो जाता है। तो अपन एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिंत्रा, सॉरी सपोज अमेजोन, अमेजोन में एक फिलिप्स का वॉशिंग मशीन का एक पेज है। ठीक है, अब क्या है कि अमेजोन ने गूगल को एक साइट मैप की लिस्ट दी है। उसमें उसने बताया कि हमारे पास मेन पेजेस हैं, जैसे कि एक तो हमारा है होम पेज, उसके बाद है हमारे कैटेगरी पेजेस जैसे कि होम अप्लायंसेस, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, फिर उसके बाद फर्नीचर, और ऐसे करके कुछ मेन कैटेगरी पेजेस हैं। ठीक है, तो जब किसी यूजर ने गूगल पे टाइप किया वॉशिंग मशीन, क्योंकि साइट मैप सबमिट है अमेजोन का, तो गूगल का जो सिग्नल है वो इस वेबसाइट में एंटर होगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी पे जाएगा और वहां से जाके झट से ये वॉशिंग मशीन वाला प्रोडक्ट निकाल के इंडेक्स करवा देगा। ठीक है, तो अगर ये सबमिट नहीं होगा तो क्या होगा कि ये सिग्नल जाएगा और इस प्रोडक्ट को क्लोथिंग में भी ढूंढेगा और फर्नीचर में भी ढूंढेगा, जिस वजह से आपकी जो इंडेक्सिंग या जो फास्ट जिस जिस तरीके से वो ढूंढ पाता
उसमें उसको टाइम लगेगा अगर साइट मैप सबमिट नहीं होगा। तो एज सिंपल एज दैट कि अगर आपका एक पेज है जो रेंचो अगर बुक नंबर बता देते तो बहुत जल्दी कोई हो सकता है कि वो वर्ड को फाइंड कर पाता, वो 3 इडियट वाले एग्जाम्पल में। वही चीज है कि अगर हम अपनी वेबसाइट का साइट मैप गूगल को सबमिट करते हैं तो हम गूगल को ये बताते हैं कि भाई ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं और ये मेरे साइट का मैप है। साइट मैप मतलब ये मेरा मैपिंग है कि ये मेरा होम पेज है, ये मेरे मेन कैटेगरी पेजेस हैं, ये सब कैटेगरी पेजेस हैं। तो उससे क्या होगा कि जब कोई स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप कर रहा है तो वो सर्च इंजन सिर्फ उसी कैटेगरी में जाके उसको ढूंढेगा, ना कि दूसरे कैटेगरी में जहां पे वो प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे कि वॉशिंग मशीन को वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जाके ढूंढेगा, ना कि क्लोथिंग या फर्नीचर पे। ठीक है, तो इसलिए साइट मैप जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गया साइट मैप क्या होता है? साइट मैप बेसिकली हमारे जैसे बुक का इंडेक्स पेज होता है उस तरीके से हमको इंडेक्स पेज से हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि अच्छा चलो मुझे ये चैप्टर पढ़ना है तो ये पेज नंबर है, वहां पे चले गए। तो साइट मैप आपको गूगल को हेल्प करता है, किसी भी सर्च इंजन को हेल्प करता है आपके पेजेस को इंस्टेंटली फाइंड करने में। ठीक है, जब वो जल्दी फाइंड कर पाएगा तभी तो रैंक करेगा ना। अगर आपने साइट मैप सबमिट नहीं किया तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उसका एल्गोरिदम आपके स्पेसिफिक पेज को फाइंड करने में, जिस वजह से वो किसी और को रैंक करा देगा। तो साइट मैप इंपॉर्टेंट होता है आपकी फास्ट इंडेक्सिंग के लिए और रैंकिंग के लिए भी। ठीक है, अब साइट मैप किसके लिए जरूरी है? हु नीड्स अ साइट मैप? सो अभी हमने एक ये इतनी मोटी किताब देखी, ठीक है, इसके लिए साइट मैप जरूरी है। बट मान के चलो एक छोटी सी एक बुक है, यू नो, बहुत पतली सी, इसके लिए मेरे को साइट मैप की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसमें मैं यूं ही ऐसे खोल के मैं पढ़ लूंगी कि मतलब यू नो कौन सा चैप्टर है क्या है, बहुत छोटा है। बट ये बड़ी बुक में मुझे साइट मैप की जरूरत होगी क्योंकि it will take a lot of time for me to find a specific product. So who needs a site map? Website having more than 500 or more than 1000 pages. ठीक है, ऐसी वेबसाइट जिनके पास 500 या 1000 से ज्यादा पेजेस है उनको साइट मैप की जरूरत है। और ऐसी वेबसाइट जो बहुत छोटी, जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बात करूं, मेरे पास इतने पेजेस नहीं है तो मुझे साइट मैप की जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल इतना स्मार्ट तो है कि भाई वो मेरे 50-100 पेजेस को एवं ही कर लेगा, यू नो, जल्दी जल्दी वो क्रॉल करके फाइंड कर लेगा। ऐसी वेबसाइट जिनके पेजेस ज्यादा होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी ई कॉम वेबसाइट जिनके 500 नंबर ऑफ पेजेस से ज्यादा है, उनकी वेबसाइट पे उनको साइट मैप का जरूरत होता है। ठीक है, तो ये है बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई साइट मैप इज बेसिकली द इंडेक्स पेज ऑफ योर वेबसाइट। इट विल हेल्प search engine to find your specific page fast, and it's only needed for those website having more than 500 or 1000 pages. ठीक है, हाँ शिवानी बोलो। So, Prachi, like you said कि अभी 1000 या 500 पेजेस अगर है तो they need site map. What if अगर हम include कर दे तो is it a bad thing? मतलब कुछ issue तो नहीं है अगर site map रहे हमारी साइट में भी तो? अच्छा, अगर कम का है तो भी हाँ, मैंने अपना साइट मैप सबमिट करके रखा है गूगल को। क्यों? क्योंकि मैं गूगल को सिर्फ और सिर्फ साइट मैप इंडेक्स पेज नहीं है, लेकिन गूगल को ये बताने का तरीका भी है कि ये मेरे ना मैप है मेरी वेबसाइट का, तो और ये मेरे इंपॉर्टेंट पेजेस भी हैं, तो इनको ना अच्छे से क्रॉल करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। हाँ, तो हमारा वेबसाइट छोटा है तो भी हम साइट मैप बनाएंगे, यू नो, तब भी हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए हमें। क्योंकि हम गूगल को एनीवे अगर आप लिस्ट दे रहे हो, आपके पास 100 पेजेस है बट आप टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हो, इसका मतलब है कि ये भाई मेरे कैटेगरी पेजेस है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। तो मैं साइट मैप की लिस्ट सबमिट कर दूंगी गूगल को टू नो अबाउट माई साइट स्ट्रक्चर, मैप ऑफ माई साइट, एज वेल एज also what are the most important pages. So even if you have 500 pages, if you have a website having more than 500 pages or less than 500 pages, we should, like, it's not mandatory for you but you should create a site map. ठीक है, तो अपन सीखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाँ Okay. यस शुभश्री। मैम ये जो साइट मैप सबमिट जो वेबसाइट बनाएंगे वो करेंगे या हम लोग जो एसईओ करेंगे वो करना पड़ेगा? वेबसाइट जैसे अभी हमारा पर्सनल हम लोग बना रहे तो हम लोगों को भी सबमिट करना पड़ेगा हमारा? बेसिकली हम लोग कहाँ पे वेबसाइट बना रहे हैं? सीएमएस वेबसाइट है हमारी। सीएमएस वेबसाइट मतलब विक्स और वर्डप्रेस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली वेबसाइट बोलते हैं इनको, जो विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई पे बनती है।
ये आपका साइट मैप खुद ही बना के दे देती है, क्योंकि आप डेवलपर नहीं हो, तो आपकी क्योंकि वैसे ही छोटी वेबसाइट रहेगी तो आपको जरूरत नहीं है, और ये CMS वेबसाइट खुद ही सबमिट कर देती है। बट मैं आपको बताऊं, खुद ही बना देती है, सबमिट गूगल पे हम करेंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगी, बट बनाना कैसा है वो भी हम बात करेंगे। दैट to the what we are learning today entirely is not your work as an SEO marketer. It's not a mandatory work for you to create a site map. Basically, this is a developer's job. But आपको पता होना चाहिए साइट मैप क्या है, या जो हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे वो सब क्या है। ये बहुत आसान चीजें हैं, हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबमिट करना डेवलपर का काम होता है, वेबसाइट के अंदर डालना, बट हम एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि प्रोसीजर क्या होगी, ठीक है, और ये डेवलपर ही करेगा। बट हमारी जो वेबसाइट है वो CMS वेबसाइट है। तो जैसे अब मैंने मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे, तो योस्ट SEO करके जो प्लगइन मैंने यूज किया उसी ने मेरा साइट में बना चुका है, बट सबमिट मैंने गूगल को किया है। तो वो कैसे सबमिट करेंगे, कैसे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, चलो, तो साइट मैप क्या है, इंडेक्स पेज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी फास्ट क्रॉलिंग के लिए, कि जल्दी से आपका पेज झट से वो फाइंड कर लेगा, और तीसरा चीज कि आप इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ पेजेस गूगल को सबमिट कर देते, जिससे आपकी रैंकिंग बेटर होगी। तो ये है साइट मैप का सिग्निफिकेंस। अब भाई ये साइट मैप बनाएंगे कैसे? सबसे पहली बात, इसको बनाना आपका काम नहीं है। अगर आप SEO मार्केटर हो तो आप क्या करोगे, आप अपने साइट का एक मैप बना दोगे क्लाइंट के लिए, और डेवलपर को लिस्ट थमा दोगे और बोलूंगी भाई साइट मैप सबमिट कर दे दो। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो हमको साइट मैप बनाने के लिए एक नया, अपन सबसे पहले तो एक गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, बस ध्यान से देखो अच्छे से। Wow. You're enjoying? तो साइट मैप बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि हमको वी हैव टू कलेक्ट द इम्पोर्टेंट कैटेगरी पेजेस URL, ठीक है। हमको सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, मान के चलो मैं अपनी ही वेबसाइट का देख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला URL, अगर मैं अपनी, याद है अपन को फैमिली ट्री, अपन ने एक बार H1 H2 H3 के टाइम पे फैमिली ट्री के बारे में बात किया था कि भाई है, अगर हमारी वेबसाइट में देखें तो हमारे मेन पेजेस क्या हो गए, हमारे जैसे होम पेज तो बेसिकली आपका H1 पेज होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है। बट यहाँ पे अपन सिर्फ ये समझो कि मेन पेजेस क्या है और उनके अंदर के मेन कैटेगरी पेजेस क्या है। मान के चलो मिंत्रा का अगर हम साइट में बनाते हैं तो मिंत्रा के मेन पेजेस क्या है, होम, वुमेन्स, मेंस, किड्स और होम, ये 5 पेज हो गए। अगर आपको लगता है वुमेन्स कैटेगरी के अंदर के भी कुछ कैटेगरीज की हमको URL डालना है, जैसे उसके अंदर कैटेगरी क्या हो गई, क्लोथिंग, फुटवेयर्स, एसेसरीज, मेंस में भी सेम आ गई। तो हम क्या करेंगे, उन कैटेगरीज, उनके अंदर की मेन सब कैटेगरीज, उनकी भी URL ले लेंगे, ताकि इंडेक्सिंग और फास्ट हो, ताकि जो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग है या जो फाइंड करेगा पेज वो और अच्छे से कर पाए और डिफाइंड कर पाए। तो अभी जैसे ये मेरा मेन पेज है, इसकी मैंने URL किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और भी URL है, सेकंड URL है मेरी वेबसाइट का ये वाला लाइव सेशन का, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब ये मेरा थर्ड पेज है, ये वाला रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है, इसकी URL कॉपी किया। बट इसके इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर मेरे और भी मल्टीपल इंपॉर्टेंट पेजेस है, जैसे कि ऑल इन वन कोर्स, कंटेंट राइटिंग कोर्स। मैं क्या करूंगी, अगर मुझे इसमें कोई कैटेगरी होती या सब कैटेगरी होती तो मैं उनके भी पेजेस यहाँ पे लिख सकती हूँ, चाहूँ तो उनकी भी URL, ठीक है। अब उसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट पेजेस है, जैसे कि हाँ चलो ये डिजिटल मार्केटिंग काउंसलिंग वाला है, इसको कॉपी कर लिया। तो सारे मेन
मेन्यू पेजेस और उनके अंदर के कैटेगरी पेजेस को कॉपी करेंगे। that एक one और how एग्जांपल I think. बताती हूँ, जैसे ये मिंत्रा है, मिंत्रा का अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे मेंस का ले लोगे, वुमेन्स का ले लोगे, किड्स का ले लोगे, बट जब आप मेंस ले रहे हो तो मेंस के अंदर भी देखो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी उन्होंने दिखा के रखा है, टॉप वेयर, इंडियन एंड फेस्टिव वेयर, बॉटम वेयर, प्लस साइज फुटवेयर, पर्सनल गियर। तो ये सब कैटेगरीज में ये सारे जैसे टॉप वेयर है, ठीक है, तो ये टॉप वेयर वाला भी कैटेगरी सब कैटेगरी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम अपना ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉग में हमारा सब टॉपिक रहता है, सब टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स लिखते हैं, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जब हम अपने यूआरएल्स लेंगे तो हम जैसे कभी कभी आप देखते हो इंडेक्स पेज में ये भी लिखा होता है चैप्टर नंबर 2 और उसके अंदर टॉपिक्स जो कवर्ड होते हैं, करेक्ट। तो हम ऐसा इंडेक्स पेज बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट का जो कि और डिटेल्ड हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर्स की नेम नहीं दे रहे, बट चैप्टर्स के अंदर की मेन टॉपिक्स की लिस्ट भी दे रहे हैं। मतलब हमारा जो वेबसाइट है उसके मेन कैटलॉग पेजेस जैसे कि होम, कॉन्टैक्ट, सर्विस, प्रोडक्ट, मेन कैटेगरी पेज और उनके अंदर की सब कैटेगरी पेज की यूआरएल पहले कर रहे हैं कलेक्ट, ठीक है। तो ये कितनी भी हो सकती है यूआरएल्स। अब वंस योर यूआरएल इज कलेक्टेड, अब क्या करेंगे हम, मेन सब कैटेगरी की यूआरएल कलेक्ट हो गई। अब हमारे पास एक कोडिंग की हमको जरूरत है जो कि कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। ये सारी कोडिंग और ये सब ना हमारा काम है नहीं, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। ये रहता है साइट मैप का कोडिंग, ठीक है। इस साइट मैप के कोडिंग में मैं आपको अच्छे से बता दूं क्या क्या चीज है, उसका मतलब भी क्या है। पहले तो इसको कॉपी कर दिया। स्टेप 2, मेकिंग साइट मैप कोड। आप इस चीज को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने किया कॉपी, तो एक सेकेंड इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो साइट मैप जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए साइट मैप इन फॉर्म्स में सबमिट कर सकते हैं हम गूगल की या कोई भी सर्च इंजन की, XML, RSS और टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए XML, RSS और एटम 1.0 ऐसा कुछ है, इसमें इस फॉर्मेट में साइट मैप सबमिट होता है। सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्मेट है XML, ठीक है। अगर कभी कोई इंटरव्यू में आए कि भाई साइट मैप XML में मतलब कौन से फॉर्मेट में, तो XML में सबमिट करते हैं, बट ये डेवलपर का काम है, आपका नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया, ठीक है। दोनों का तो यहाँ पे XML साइट मैप का हमने किया था ये कोड कॉपी। अब ये कोड का मतलब क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। इसमें इस पर्टिकुलर कोड में ये वाला चीज जो है, ये तो भाई XML फॉर्मेट का कोड है कि इस फॉर्मेट में हम साइट मैप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है URL, ठीक है, यहाँ से चालू हुआ URL, अब हम पेस्ट करना चालू करेंगे। तो URL लॉग का मतलब है कि यहाँ से URL of the page, this URL must begin with the protocol such as HTTP and end with a trailing slash. If your web server requires it, this value must be less than 248 characters. मतलब short URL रहना चाहिए, बहुत बड़ी URL नहीं होनी चाहिए। Anyway हमारे पेजेस की इतनी बड़ी URL होती भी नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये URL है, उसके बाद आपको अपना वेबसाइट का जो भी URLs है वो पेस्ट करते जाना है, ठीक है। इसके बाद ये 3 इंफॉर्मेशन आपको एज अ ऑप्शनल दे रहा है। अगर आप जब साइट मैप सबमिट कर रहे हो तो अगर आप चाहो तो ये 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गूगल को दे सकते हो, बट दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल, ओके। सो एक तो पहली बात, ये पूरा कोड कॉपी हो गया, ठीक है। इसमें ये जो चीज है यहां से यहां तक की ये रहेगी, एक सेकेंड, ये रहती है फिक्स, ठीक है, ये हो गया फिक्स। अब यहां से जहां जहां पे example.com दिया है वहां पे कुछ नहीं, example.com को हटा के हमको अपनी URL की पेस्ट करते जाना। जैसे यहाँ पे
एग्जाम्पल है ना, example.com को मैंने हटाया, सिर्फ example.com को हटाया और मैंने अपनी URL पेस्ट कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम चाहें तो गूगल को दे सकते हैं, ना चाहें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि एक है लास्ट मॉडिफाइड डेट, कि आपका ये पर्टिकुलर पेज, कई बार आप होता है ना कि गूगल पे देखते हो, कभी कुछ सर्च करोगे तो लास्ट मतलब कब पब्लिश हुआ है ये भी दिखता है। एक सेकेंड, देखो ये स्क्रीन फ्रॉग या जिसके बारे में भी 19 फरवरी 2020, बेसिकली ये डेट हम शो भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर भी, ये हमारा एक टेम्पलेट हो सकता है, बट हम चाहें तो ये चीज गूगल को भी सबमिट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम, अभी आप जो बताए ना 3 वाला, वो एग्जाम्पल से पहले वो वाला एक स्टेप और एक बार बताओगे, वो थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। एग्जाम्पल से कुछ नहीं, ये कोड हमने कॉपी कर लिया, ये कोड ना शीट पे भी डाला हुआ है। वो जो ठीक है, 3 वो जो 3 था 1 2 3 वो क्या था आप बता रहे थे? मैं बताती हूँ, मैं पूरा कोड फिर से बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ थैंक यू। ये देखो, बेसिकली यहाँ पे यूआरएल मतलब यूआरएल, लॉक मतलब बेसिकली एक वो रहता है कि आप कहाँ से कहाँ तक, मतलब आप किसी भी चीज को लॉक कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड, ये एक चीज रहता है कि आपका जो पेज है वो आपको अगर बताना है गूगल की कि द डेट ऑफ योर लास्ट मॉडिफाइड पेज, द डेट शुड बी इन यू नो लाइक ईयर मंथ एंड डेज पे होना चाहिए। द फॉर्मेट अलाउ यू टू omit the time portion. If desired, you can use this format. Note that the date must be set to the date and linked page was last modified, not when the sitemap is generated. तो ये लास्ट मॉडिफाइड डेट की भाई आखिरी बार आपने कब इस चीज को मॉडिफाई किया था वो डालना। चेंज फ्रीक्वेंसी मतलब कि यहाँ पे इस कोड में एक और चीज है चेंज फ्रीक्वेंसी, जो भी ऑप्शनल है कि भाई आप कितने फ्रीक्वेंटली इस पर्टिकुलर चीज को चेंज करते हो, इस पे चेंज करते हो। जैसे कि how frequently this page is likely to change. This value provides general information to the search engine and may not correlate exactly to how often they crawl the page, but you know this will give a estimated crawling duration to the search engine. जैसे कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आप चेंज कर रहे हो या आवरली चेंज कर रहे हो या डेली चेंज कर रहे हो, तो ये ही इस कोड में हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो लास्ट मॉडिफाइड डे और चेंज फ्रीक्वेंसी क्यों करते हैं, चेंज फ्रीक्वेंसी डालना क्यों जरूरी है, कब जरूरी है? आपको पता है कि जब आपकी एक वेबसाइट होती है तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर भेजते रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि क्यों, अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है तो क्योंकि ज्यादा पेजेस है तो क्रॉलर ना बहुत बार आपकी वेबसाइट पे आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। उससे क्या होता है कि कभी कभी आपकी सर्वर में लोड आ जाता है, जिस वजह से आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हम गूगल को एक एस्टिमेटेड ड्यूरेशन बता सकते हैं कि भाई तुम बार बार आ रहे हो ना मेरी वेबसाइट में, ठीक है, बट ना ये कुछ पेजेस हैं जो मैं इतनी जल्दी कर ही नहीं रही हूँ उनको अपडेट, तो आप इतना टाइम मतलब आप सर्वर पे इतना लोड मत डालो। अगर हम ये चीज डाल दे कि ये पेज मंथली चेंज हो रहे हैं या ईयरली चेंज हो रहे हैं, तो वो एक एस्टिमेटेड फिगर लेके आपके उन पेजेस को ज्यादा ऑफन क्रॉलर नहीं भेज। देखो यहाँ पे प्रायोरिटी 0.8 दी गई है यहाँ पे, तो आपके लिए कितना प्रायोरिटी वाला पेज है, इसका मतलब क्या होता है? The priority of the URL related to other URLs on your website. Value this value ranges from 0.0 to 1.0. This value does not affect how your pages are compared to other pages. It is only let the search engine know which page you deem most important for the crawler. आपकी वेबसाइट के लिए सबसे important page क्या है? The default priority of a page is 0.5. हर pages की priority by default 5.5 होता है. Please note that the priority you assign to the page is not likely to influence the position of your URLs in search engine result page. Search engine may use this information when selecting between the URLs on the same site.
So you can use this tag to increase the likelihood that your most important pages are present in the search index. Also, please note that assigning a high priority to all your URLs on your site is not likely to help you anyway, since the priority is relative. It is only used to select between URLs on your website. Okay, so 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। एक तो हो गया मॉडिफाइड डेट, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, और तीसरा हो गया प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बेसिकली गूगल को ये बताने के लिए होती है कि आपका पेज, वैसे आपकी प्रायोरिटी सारे पेजेस की 0.5 पे ले लेता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पेज है। प्रायोरिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है कि वो आपको रैंकिंग बेटर देगा उन पेजेस में जिसके आपने 1.0 दे दिया या 0.9। ये सिर्फ जब गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको जानने के लिए कि आपकी वेबसाइट में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस क्या है, तो उनको वो प्रॉपरली इंडेक्स करेगा, प्रॉपरली क्रॉल करेगा। ऐसा नहीं कि अदर पेजेस को इग्नोर करेगा, बट उन यूआरएल्स को ज्यादा हाई प्रायोरिटी में कंसिडर करेगा, ठीक है। तो आप बता रहे हो जैसे कि हम जब नोट्स बनाते थे बचपन में तो हम हाइलाइटर यूज करते थे। हाइलाइटर क्यों यूज करते थे कि भाई ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है याद रखने के लिए, बट यही समझो कि हम गूगल को हाइलाइटर कुछ हमारे या चैप्टर्स बता रहे कि ये हाइलाइटेड चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस यही चीज है कि प्रायोरिटी लिस्ट भी दे रहे हैं हम गूगल को। तो प्रायोरिटी आपके जो होम पेज की है वो आप 0.9 या 1.0 दे सकते हो,